पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। मईशत दुरुस्त सम्त में गामजन हो चुकी है। शरह नमू में इजाफा हो चुका है। गुर्बत में कमी आ चुकी है। माशी अशारिये मजबत हैं। हुकूमत और तर्जुमानों के इन बयानात के शोर में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता जा रहा है। लेकिन एक बात गौर तलब है कि हर गुजरते दिन के साथ हुकूमती सफ़ों से हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ उठती आवाजें भी बुलंद होना शुरू हो गई हैं। गुज़िश्ता रोज साबिक चेयरमैन FBI शब्बर जैदी का बयान और उस बयान ने खतरे की घंटी बजा दी। गो के उन्होंने कहा कि उनकी 30 मिनट की एक प्रेजेंटेशन थी जिसके अंदर से 3 मिनट को पिक एंड चूज किया गया और सियाक और सबाक से हटकर उनका बयान पेश किया गया, चलाया गया। लेकिन समझने वालों के लिए इसमें बहुत सारी निशानियां हैं। गो के उन्होंने कहा कि उनका बयान ये सियाक और सबाक से हटकर है। जो कुछ भी कहा गया जरा सुन लेते हैं कि क्या कुछ उनकी जानिब से कहा गया, ये दिखाते हैं आपको, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मेरा जो कंक्लूजन है वो ये है कि ये एंटिटी जो है ये बैंकरप्ट है। पाकिस्तान एज एंटिटी बैंकरप्ट है सर। और ये हम जो बोलते हैं अकाउंटिंग में, ये गोइंग कंसर्न नहीं है इस पोजीशन में आज। मतलब हम कहते रहे कि बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, बड़ा अच्छा मुल्क चल रहा है, बड़े बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, हमने तब्दीली ले आए हम, मगर दिस इज़ रॉन्ग। इन माई व्यू द कंट्री इज़ एट द मोमेंट बैंकरप्ट। नाज़रीन, बात सिर्फ शब्बर जैदी साहबी की नहीं बल्कि इससे पहले गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर भी IMF के हाथों जो हमारा IMF का प्रोग्राम है और उसके एवज गिरवी रख जाने की बातें या गिरवी रखने की बातें वो कर चुके हैं। आपको दिखाते हैं जरा उन्होंने क्या कहा। IMF ने टोटल हमें $6 बिलियन देना है ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। $2 बिलियन उन्होंने सालाना हमें देना है और हमारी हर चीज उन्होंने लिखवा ली है। बात सिर्फ साबिक चेयरमैन FBI की नहीं, बात सिर्फ गवर्नर पंजाब की नहीं, बल्कि बात वजीर आजम पाकिस्तान की भी है। अगर महज ये दो शख्सियात ही कहते तो शायद चीजों को हम फोरगो कर देते, रहने देते। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जब कोई बात करते हैं तब वो यकीनन एक ऑथेंटिक बात होती है, एक प्लेटफॉर्म है और एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री वो बात कर रहे हैं। और उन्होंने इस सिलसिले में क्या कहा और जो बात उन्होंने कही, जो चीज उन्होंने जिस तरफ इशारा दिया सस्टेनेबिलिटी एट स्टेक के ऊपर, वो बात आपको दिखा देते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। पाकिस्तान की सिचुएशन की बात करना चाहता हूं कि हमारे प्रॉब्लम्स क्या हैं। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है अपने मुल्क को चलाने के लिए, और जिसकी वजह से हमें कर्जे लेने पड़ते हैं। और ये हमने जो एक जिस तरह घर भी किसी का हो, अगर घर के अंदर आपके खर्चे ज्यादा है और आपकी आमदनी कम है, वो घर मुश्किलात में पड़ा ही रहेगा। उसमें कभी भी उस घर के अंदर आगे बढ़ने की सलाहियत नहीं होगी। हमारी जो मुल्क की सस्टेनेबिलिटी है वो एट स्टेक है। हम ऐसे चल ही नहीं सकते आगे। मुल्क की सस्टेनेबिलिटी एट स्टेक है, इस तरह से आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चैलेंजेस दरपेश क्या आए हैं हुकूमत को, और खास तौर पे जो इकोनॉमिक हर्डल और जो चैलेंज है वो बहुत बड़ा है इस वक्त। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेटर डॉक्टर अज़रका तैमूर साहबा। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहबा, आप मेरे साथ मौजूद हैं। उसी मौजू के ऊपर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नून के सेनेटर राना मकबूल साहब। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, अब पहला मैं आपसे ही सवाल करूंगा, क्या वाकई हम ये समझें कि मुल्क दिवालिया होने के करीब पहुंच चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरीद रईस साहब, आप तो ऐसे बात करें जिस तरह ये जिंदगी में पहली दफा आपने सुना है। मुझे जब से मैं पैदा हुई हूँ मैं यही कहानियां सुन रही हूँ। आप भी मेरे साथ ही पाकिस्तानी है, कभी कुछ और सुना आपने? यही सुनते आए। मैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब की बात के ऊपर जरा कर रहा था, शब्बर साहब की बात, गवर्नर साहब की बात। मैंने तो सिर्फ इन चीजों को रख के आपके सामने एक बात आपसे पूछी है मैंने, और तो कुछ नहीं किया। नहीं, तो आपने जो बात पूछी है मुझे बात करने देना, तो आपकी मेहरबानी। बिल्कुल बोलिए आप। बात ये है कि ये तो पाकिस्तान का इशू रहा है पहले दिन से, और जब से आपने IMF, ये 22वां IMF का प्रोग्राम है, तो जाहिर है 22वें से पहले 21वां था, 20वां था, 19वां था। और हम भी ये जानते हैं कि तहरीके इंसाफ इन सारे जितने भी लोन्स लिए गए, इन सब में सबसे कम लिए इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। पीपल्स पार्टी ने 166% ज्यादा लोन लिया पिछले लोन से, नून लीग ने 136% और PTI ने कोई
70% इंक्रीज किया इन दी अमाउंट ऑफ द लोन। अब बात यह, और ज्यादातर हमने पैसे वापस किए हैं। अब जहां तक जो शब्बर जैदी साहब ने बात की, उसके हवाले से भी बात कर लेते हैं। तो बैंकरप्सी तो जब होती है जब आप इन लिक्विडिटी आपकी खत्म हो जाती है, जब आपके पास पैसे नहीं रहते। तो आप मुझे ये बता दीजिए, स्टेट बैंक जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने हुकूमत ली थी, उस वक्त स्टेट बैंक में कोई 5-6 अरब डॉलर थे, और अब इस वक्त 16 अरब डॉलर से ज्यादा हैं, और इसी तरह पिछले दिनों में 24, 25, 26, 27 तक भी गए थे। तो यहाँ पे तो लिक्विडिटी आपकी है। अब जो आपने लेकिन साथ में आपके 115 अरब डॉलर के गुजारिश है, बात कंप्लीट करने दें। जी करे गुजारिश कंप्लीट करने दें तो मैं आपकी आज वक्त दूंगा आपको। आप देखिए कि बड़ी मेहरबानी, आपने बिजली के जो लगाए आपने प्रोजेक्ट सारे के सारे, इसमें पिछली सारी हुकूमतों को आप हिसाब कर लें, यानी 2.5 रुपए की जो बिजली जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक बनती है, आपने 16-20 रुपए की वो बिजली किसको दी? मेरा भाई, मेरा रिश्तेदार, सारे अपने रिश्तेदारों को दिए। उन्होंने लगाई आईपीपीज। आईपीपी में वो क्या करते हैं, बाहर से सेकंड और थर्ड हैंड मशीन ला के उसको बिजली बनाते हैं। किस चीज से? फर्नेस ऑयल से या कोयले से। और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट क्या दिए उनको? उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट उनको ये दिए कि ये बिजली घर आप बना रहे हैं, इसका 80%, अगर 100 रुपए का बिजली घर बनता है तो 80% हुकूमत आपको लोन देगी, 20 रुपए आप अपने लगाएं। अच्छा, आपने अपने 20 रुपए भी नहीं लगाए, आपने जो 50 रुपए की चीज थी उसको आपने 100 का दिखाया, ताकि हुकूमत से 30 रुपए और भी आपकी जेब में जाए। पहले तो आपने ये किया। ठीक है। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट आपने किया सर, वो कॉन्ट्रैक्ट आपने ये किया कि बिजली आप बनाएं या ना बनाएं, आपकी फैक्ट्री बंद रहे, हम हुकूमत आपको बहरहाल हर वक्त पैसे देती रहेगी। ये आपने दूसरा अपने रिश्तेदारों या अपने दोस्तों या यारों के साथ किया या अपने साथ ही किया। और उसके बाद ये कि आपने उनको, अब जिस तरह इस वक्त आप उनको गैस दे रहे बिजली बनाने के लिए, गैस आपको 2700 रुपए मिल रही है और बिजली आप आगे से जो दे रहे हैं वो आपको, हर तरह से आपने हुकूमत का दिवालिया करने में, इसमें कोई शक नहीं है कि किसी ने कमी नहीं छोड़ी। तहरीक इंसाफ को ये खास एक बहुत बड़ा चैलेंज है तहरीक इंसाफ के लिए रहा। और जिस तरह से तहरीक इंसाफ ने कोविड, जो कि एक ग्लोबल इशू है, पूरी दुनिया में 100 साल में पाकिस्तान का नाम सरे फहरिस्त आता है, जिस तरह से इन हालात से पाकिस्तान नबरद आजमा हुआ है और अपने आप खड़ा हुआ है। जिस तरह से कोविड में आपने 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई है, जैसे आपने स्मार्ट लॉकडाउन किए, जिस तरह आपने इकोनॉमी, जो बाकी सप्लाई चेन और चाइना और अमेरिका की जो ट्रेड वॉर चल रही है उसके माबैन जिस तरह से इंक्रीज हुई है कीमतों में, उसको जिस तरह इस वक्त हुकूमत 1.5 ट्रिलियन रुपया सब्सिडीज में दे रही है। आपकी पेट्रोल हो उसमें सब्सिडी, यानी इंडिया में इस वक्त 250 रुपए पेट्रोल है, यूके आप चले जाए डबल है पाकिस्तान से, पाकिस्तान में इस वक्त 150 रुपए से कम है, लेवी कोई नहीं लग रही इसके ऊपर। पिछली हुकूमत में, नून लीग की हुकूमत में 37 रुपए लेवी होती थी। अच्छा, अब आप आ जाएं बाकी एहसास प्रोग्राम, हेल्थ कार्ड, यानी ये तो, और उसके अलावा कामयाब जवान प्रोग्राम, कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम, जिसमें आप गरीब आदमी को, पहली हुकूमत हो गया जिसने गरीब आदमी को सिर्फ जबानी बातें नहीं की, लिटरली उसके घर जाके यानी उसको खाना भी दे रहे हैं, उसको पैसा भी दे रहे हैं, उसको सर की छत भी दे रहे हैं। तो ये तो अनप्रेसिडेंटेड है। तो अब फिर मैं आपकी डॉक्टर साहबा आपकी इसी बात के ऊपर ना, आपने जो बात इस वक्त की है ना, ये वही बात है कि जो मैंने इब्तदाइये में कहा कि तमाम चीजें बिल्कुल बेहतर हैं, एवरीथिंग इज फाइन, लेकिन जहां तक आपने कोविड के अंदर बात की है, कोविड के अंदर वो जो ऑडिट पैराज भी लगे, जो उसके अंदर जो एम्बेजलमेंट भी हुई है, वो भी सबके सामने। मैं राना मकबूल साहब की तरफ आ जाता हूं जरा। सेनेटर साहब, डॉक्टर जरकर साहबा जो बात कर रही हैं, एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ बेहतर है, IMF से जो प्रोग्राम लिया उन्होंने वो भी कंपैरेटिवली 2 गवर्नमेंट्स के मुकाबले में सस्ता लिया है, सब कुछ तो अच्छा है। खामोखाई में शोर मचा रहे हैं आप लोग कि मुल्क जो है दिवालिया होने जा रहा है, मुल्क में गवर्नेंस नहीं है, मुल्क में इकोनॉमिक चैलेंजेस है, एवरीथिंग इज फाइन। वाला डॉक्टर साहबा नहायत ही काबिल इज़्ज़त शख्सियत है, मैं ज़ाती तौर पर इनका बड़ा एहतराम करता हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, अभी गवर्नर साहब ने भी कहा, शब्बर रज़ा रिजवी साहब ने भी कहा
कि लाख छुपाई पर ये मोहब्बत न छुप सकी, आंखों ने रो के दर्द का इजहार कर दिया। हकीकत तो सामने है। अब आप बड़ी अच्छी उन्होंने इंटरप्रिटेशन की है, लेकिन एक सवाल पैदा ज़रूर होता है कि IMF के पास अगर आपने जाना था तो सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? तो But वो not, आपने it's इतनी not the देर को first कर program. दी। मैं सेनेटर साहब वो कह रही है इससे पहले नहीं, मैं यही 21वां था है, या लेकिन 22वां? देखो मेरी बात, मेरी टाइम पे जाना ज़रूरी होता है ना जी, टाइमली। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। LNG इस साल के शुरू में $4 में मिल रही थी, जो उसका यूनिट होता है, तो कोई ऑर्डर बुक नहीं कराए गए और लोगों ने भी कहा। फिर अब जाके जब बुक कराए हैं तो अब वो $30.5 में मिलती है। किसने कहा था और किसने रोका था कि टाइम पे ऊपर ना किया जाए? मैं आपको अर्ज करता हूँ कि हमने कहा कि बड़ी बम्पर क्रॉप हुई है हमारी गंदम की। भाई बम्पर क्रॉप हुई है तो फिर कमी क्यों गंदम इंपोर्ट को कर रहे हैं? हमारी शुगर की बड़ी बम्पर क्रॉप हुई है, शुगर क्यों हम इंपोर्ट कर रहे हैं? मसला ये है कि देयर इज समथिंग वेरी सीरियसली रॉन्ग इन द पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। सेनेटर साहब लेकिन डॉक्टर साहब आप इसलिए फरमाती ये हैं कोई कि जो बिजली के मुआहदे हुए, जो बिजली घरों की तामीर थी, जो IPPs के साथ मुआहदे हुए, वो सारे गलत मुआहदे आपकी और माजी की हुकूमतों में हुए, जिसका खमियाजा आज इनकी हुकूमत को भुगतना पड़ रहा है और आवाम तक वो बर्डन डालना पड़ रहा है। डॉक्टर साहब जो है उनका अपना एक अंदाज़े फ़िक्र ज़रूर है। क्या इनसे पहले जो गवर्नमेंट थी उन्हीं मुआहदों के साथ चल रही थी? उस वक्त बिजली की कीमत क्या थी पर यूनिट, और जो GDP क्या थी? 5.8% थी ना। तो इसका मतलब है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का पहिया चल रहा था, अब पहिया रिवर्स को हो गया है। ये देखने वाली बात है ना जी। ये हर बार फिलोसफाइज कर लें हम जितना मर्जी इसको, जब तक आपका ट्रिकल डाउन इफेक्ट, उन्होंने बड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनकी मेमोरी को भी, लेकिन जब तक इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट नीचे गरीब तक नहीं होगा, ये सारी की सारी बातें एक फसाना है, हकीकत नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इनको अपनी पॉलिसी पे गौर भी करना पड़ेगा। मेरा एक ज़ाती राय है कि ये एक सेंस ऑफ जो एक ना एक एक्सपर्टीज इम्प्लीमेंटेशन का एक वैक्यूम है। कोई काम अगर उठाते हैं तो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। आपने देखा किसी को लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचाते। शुगर का स्कैंडल हुआ, उसका क्या बना? आटे का स्कैंडल हुआ, उसका क्या बना? मेडिसिन का इतना जान का और ख़तरनाक हुआ कि बूढ़े मर रहे हैं, उनको दवाइयाँ नहीं वो ख़रीद सकते। ये सारे के सारे क्राइसिस जो हैं ये नागुफ्ता बेह सूरत हाल पैदा कर रहे हैं। इसलिए हम कहें कि ये वजह वो वजह जो दर्दमंद है और दुख में मुब्तला है, वो वजह को क्या जाने, उसको तो अपनी मुसीबतों से गरज है। उस मुसीबत को कैसे दूर किया जाएगा? आप ना तो अकाउंटेबिलिटी ठीक तरीके से कर सके। मैंने मिसाल दी है गंदम स्कैंडल की, शुगर स्कैंडल की, मेडिसिन के स्कैंडल की, कोई आपको अकाउंटेबिलिटी नज़र आई है? इसलिए जब चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं हैं, इतना लूज एंडेड प्रोग्राम चल रहा है, तो उसके रिजल्ट्स ऐसे ही आते हैं। राइट सेनेटर साहब, आपने दो बातें की है, मैं दोनों बातों को जी सर, मैं अगर मुझे इजाजत, मैं एक छोटी सी बात कर लूं, मुकम्मल कर लूं बात। अब आपने IMF की जो है चक्की में आप चले गए, आपने हाथ दे दिया है, तो आपको पता है ये कि IMF जो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्ट्रैंगुलेशन है, जो 3 नेक्सस ऑफ इविल है, जिसमें मुसाद है, इजराइल है, रॉ है, इंडिया है, CIA है, उनकी नज़र आपके एटॉमिक और न्यूक्लियर आर्सेनल पे है। वो दे वांट टू एक्सप्लोर यू फ्रॉम विद इन। वो चाहते हैं कि ये मुल्क इतना गरीब हो जाए कि हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं और कहें कि जी हमें रोटी दे दो, ये हमारा आर्सेनल उठा तो सर ये नेक्सस अभी नया तो नहीं है। आपकी जब गवर्नमेंट थी और जब आप IMF में गए थे तब भी तो ये नेक्सस तब भी तो होगा और आपको इस बात का इदराक तब भी होगा। नहीं, नेक्सस था। देखें जब इतनी गुर्बत थी, आप मुझे बताएं, इतना इन्फ्लेशन था, क्या डॉलर का और रुपये का यही रेशो था, यही प्रोपोर्शन थी? वी हैव टू गो फॉर प्रैग्मेटिक एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। राइट। उस वक्त मैंने पहले आपको अर्ज किया कि GDP क्या थी, उस वक्त सूरत हाल दिगरगून नहीं थी जितनी अब है। इसको अब संभालने की ज़रूरत है।
किस तरह संभालेंगे ये एक बहुत बड़ा सवाल। राइट, आपने कहा कि सिचुएशन को संभालने की जरूरत है। आपने दो बातें की। आपने कहा एक तो ये कि रिवर्स के अंदर जारी है आपकी इकोनॉमी, और जीडीपी आपने रेशो का तस्करा किया। इसी चीजों के ऊपर बात करेंगे क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब यही बात बार बार करते हैं। गो कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त सस्ता तरीन मुल्क है, लेकिन साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि पैसों की कमी है, घर चलाने के लिए भी पैसे ना हो तो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और पाकिस्तान को कमी है। इसी चीज पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन एक कमर्शियल ब्रेक की बात। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, जो बात सेनेटर साहब कह रहे हैं कि मईशत का पहिया रिवर्स हो गया है, अगर ऐसी ही सूरत हाल है, पैसा हमारे पास बहुत ज्यादा है, तो फिर ये जो मिनी बजट लाने की तैयारियां हो रही हैं, जो कि 360 अरब रुपए का जो मिनी बजट आएगा, जिसमें 17% जीएसटी लगाई जाएगी 140 अशिया के ऊपर, यानी ये आप खुद जानती हैं, जिसके अंदर जो है वो दूध है, जिसके अंदर बेकरी आइटम्स है, गोश्त है, मुर्गी है, सोना, बाइसिकल्स, कार्स, इलेक्ट्रिक कार्स और फला एक पूरी लिस्ट है। और साथ ही साथ जो है, जिस तरीके से सेनेटर साहब फरमा रहे थे कि अगर हमारे पास है तो हमारी जो इंपोर्ट्स है, ज़राई मुल्क है, $1 अरब से जायद के अखराजात सिर्फ गंदम और चीनी की दरामद के ऊपर है। खाने के तेल की दरामद का बिल $2.5 अरब से भी जायद था, जबकि $70 करोड़ से जायद रकम दालों की दरामद पर भी हमारा खर्च हुआ है। तो ये सब कुछ क्यों है? जी बहुत शुक्रिया फरीद रईस साहब। मैं रोज़ाना टेलीविज़न तो शायद ना देखूं, लेकिन जब भी टेलीविज़न टॉक शोज़ पे जाती हूं मैं, यही टॉपिक्स चल रहे होते हैं और इन्हीं की हम बात करते हैं, और इसकी आज भी हम बात कर लेंगे। लेकिन आप इस वक्त ये भी देख लीजिए कि इस वक्त मुल्क में क्या हो रहा है। परसों OIC की कॉन्फ्रेंस है, जो कि 57 मुस्लिम ममालिक जिसमें आ रहे हैं। आपको अब इस वक्त पाकिस्तान जो अपनी एक इमेज भी चेंज करने जा रहा है, मेरा ख्याल है इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात होनी चाहिए। हम अपने आने वाले शो में बिल्कुल बात करेंगे। पे आप एक बड़े ह्यूमैनिटेरियन, देखिए ये आज की बात है, हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तान की एक सॉफ्ट इमेज जो इंटरनेशनल इस वक्त जा रही है, एक बड़ी पॉजिटिव इमेज जा रही है, उसको लेके आगे चलना है। ये तो दलीलें देना और इनकी आगे से बात करना, अगर हमने यही बातें, ये तो हम रोज ही करते हैं और करते भी रहेंगे, और मैं हाजिर हूं आपके साथ करने के लिए। डॉक्टर साहब, लेकिन जब शब्बर जैदी साहब जैसे लोग, शब्बर जैदी साहब जैसे लोगों का ये स्टेटमेंट आएगा, देखिए जी शब्बर जैदी साहब की क्या बात करें, देखिए उसको कहते हैं अंगूर खट्टे हैं मेरे भाई, इसको कहते हैं अंगूर खट्टे। किसके लिए? जब लोग अपना काम, किसके लिए? जैदी साहब के लिए, जब वो अपना गुजारिश अब सुन लेने ना, जब कोई आदमी, मुझे कोई चीज दी जाए करने को, मैं उसको डिलीवर ना कर सकूं किसी भी वजह से, तो जाहिर है फेलियर हुआ ना मेरा। यानी आप कह रहे हैं कि शब्बर जैदी साहब की चॉइस गलत थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कह रही चॉइस गलत थी। देखिए शब्बर जैदी साहब की चॉइस बिल्कुल ठीक थी। एक आदमी, जब आप किसी को किसी पोजीशन में लेके आते हैं, नवाज शरीफ साहब को आपने 3 दफा सिलेक्ट किया, आपकी चॉइस गलत थी कि सही थी? आपने आसिफ जरदारी साहब को प्रेसिडेंट बनाया, आपकी चॉइस गलत थी कि सही थी? तो प्राइम मिनिस्टर साहब भी तो यही बात कर रहे हैं। गुजारिश यार, आप मेरी बात तो करने देना बार बार। तो जब आपने एक आदमी को सिलेक्ट किया, उसके बाद वो आप देखें शहबाज शरीफ साहब के रमजान शुगर मिल हुदैबिया को छोड़ दें, आप सिर्फ रमजान शुगर की बात करें, 14 एम्प्लॉइज जो कि जिनकी तनख्वाह 6,500 रुपए से 25,000 रुपए तक की थी, जिसमें कि गुलजार अहमद और उनके दूसरे एम्प्लॉइज थे, उनको 18 अरब रुपए, 16 अरब रुपए उनके अकाउंट्स में आए। मुझे ये बताएं कि ये कैसे पता चला? ये कि अब और एवन फील्ड अपार्टमेंट्स, और जो जिस तरह से पनामा लीग में नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब एक्सपोज हुए, उसके बाद हम कहें कि हमारी चॉइस सही थी। तो आपने 3 दफा सिलेक्ट किया अपने प्राइम मिनिस्टर को, जो आपके मुल्क से भागे हुए, अवाम के वोटों से, डॉक्टर साहब वो तो है ना, अवाम के वोट से सारे, तो आप वही बात कर रहे हैं ना। तो लेकिन मैं शब्बर जैदी साहब की सिलेक्शन अवाम के वोट से नहीं है। दैट वाज द प्रेरोगेटिव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान टू अपॉइंट शब्बर जैदी एज द चेयरमैन FBR। फाइन, देखें शब्बर जैदी साहब अच्छे माने जाते हैं, लेकिन जो उन्होंने बातें की, जब आप काम देखें, 2 चीजों से आप माने जाते हैं ना, आपका काम और आपकी साख। उनकी साख अच्छी थी, बिल्कुल साख उनकी आज भी अच्छी है, लेकिन काम फिर आपके सामने है। यानी क्या कहना है? यानी वो काबिल नहीं थे ना, हकीकत। यानी आप कह रही वो काबिल नहीं थे। आप कैसी बातें कर, मैं आज कह दूं कि फरीद रईस साहब प्रोग्राम करते हैं,
और किसी वजह से, या मैं राणा साहब के बारे में कह दूं, या ये तो एक बगैर दलील के बात हुई ना। हमें अपनी जो हमारे पास दलील है उसके मुताबिक हमें बात करनी। अच्छा चले, शब्बर जदीद साहब को भी छोड़ देते हैं, जाके गवर्नर साहब को भी छोड़ देते हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के स्टेटमेंट का क्या करूं? मैं इन सब से आंखें बंद कर लेता हूं। प्राइम मिनिस्टर साहब भाई तो हकीकत है ना, सस्टेनेबिलिटी एट स्टेक। फरीद रईस साहब, आप मुझे ये बताइए कि क्या पाकिस्तान एक फाइनेंशियली वायबल मुल्क 1973 में आपने नेशनलाइजेशन की, आप मुल्क को, जिसने की मैं नाम नहीं लेती, ठीक है, आपने मुल्क की इंडस्ट्री को तबाह कर दिया। आपने सारे जो आपके लार्ज स्केल और मिडिल स्केल मैन्युफैक्चरिंग थी, आपने उनको फारिग कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान की इंडस्ट्री उठी ही नहीं। आप मुझे बताइए 1999 में नून लीग की हुकूमत ने फ्रीज कर दिए थे अकाउंट्स, उससे कितना मईशत को नुकसान हुआ। 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने स्टॉक मार्केट को फ्रीज कर दिया, उससे हुकूमत को कितना, मुल्क को कितना नुकसान हुआ। लोगों की जाती जेबें तो भरती रही, लेकिन मुल्क को आप जिस दहाने पे ले आए, तो फिर क्यों पीटीआई क्यों आई? इसलिए आई क्योंकि ये जो 3-3 दफा जिनको आपने आजमाया, हर बार वो 0 नंबर लेके आते थे, फिर आप उनको ले आते थे, क्योंकि आपके पास चॉइस ही कोई नहीं थी। अब आपके पास चॉइस आई, आपके पास दयानतदार लोग आए। अब इमरान खान साहब के ऊपर जिस तरह की बातें ये करते हैं, आप देख लीजिए, ख्वाजा आसिफ हो या कोई और हो, तो बातें करना तो चले, मैं राणा साहब से जवाब ले लूं आपकी इजाजत से। दलील के ऊपर आप बात कीजिए। ठीक है, सेनेटर साहब से बात कर लेता हूं मैं। सेनेटर साहब, ये बात जो डॉक्टर साहब आप फरमा रही है, मेरे सवाल की जवाब के ऊपर उन्होंने कहा जनाब ठीक है, वायबल तो इकॉनमी नहीं रही है, माजी में जो कुछ होता रहा आफ्टर नहीं रही नहीं है, ये नहीं मैंने कहा। मैंने ये नहीं कहा कि वायबल इकोनॉमी नहीं रही है। मैंने इकोनॉमी को तो पहली दफा हमने उठाया है। इस वक्त इंडिया का जीडीपी वो रो रहे हैं कि -2 पे है, पाकिस्तान का 3.9 to 4%। आप ये कह रही हैं कि मुल्क की इकोनॉमी उठ गई है। पाकिस्तान की इकोनॉमी वायबल, मैं ये कह रही हूं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी हमेशा से ऐसे ही चलती रही है। अब तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बड़ी पॉजिटिव जा रही है। ठीक हो गया। आपने कोविड की ग्लोबल पैंडेमिक में पाकिस्तान को आपने निकाला है। आपका इस वक्त लिक्विडिटी, आपके स्टेट बैंक में पैसा है। लिक्विडिटी डिटरमिन्स योर, आपकी बैंकरप्सी हो या ना हो, लिक्विडिटी के ऊपर होती है। प्राइम मिनिस्टर साहब के टर्म बैंकरप्सी हैज टू डू विद दैट। राइट हो गया। आपकी बात से चले, मैं एग्री करता हूं। एक ओपिनियन है, उसको लेके आप चल रहे हैं। किसी एक आदमी ने, वो कहते हैं ना, जितने मुंह उतनी बातें। राइट हो गया। ये कह दिया उसने। भैया आप नंबर्स को देखें, ठीक हो गया। आप नंबर्स को देखें, आप अपनी परफॉर्मेंस को देखें। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, आप ये कह रही हैं, बातों से क्या बनता है? आप ये कह रही हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ऐसी ही चलती रही है, नंबर 1 पॉइंट। और आपने दूसरा पॉइंट ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने आके इसको अपलिफ्ट किया है, चीजें बेहतर हुई हैं। यही आपके पॉइंट्स हैं, यही आपने कहा। मैं बिल्कुल ठीक, मैंने आपकी इसी बात को कहा। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की दोबारा बात सुनवाता हूं। अगर ये बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, तो जो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं वो क्या है, ये मैं आपको दोबारा जरा सुनवा भी देता हूं और दिखा भी देता हूं। चलाइए प्रोड्यूसर साहब जरा। पाकिस्तान की सिचुएशन की बात करना चाहता हूं कि हमारे प्रॉब्लम्स क्या हैं। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है अपने मुल्क को चलाने के लिए, और जिसकी वजह से हमें कर्जे लेने पड़ते हैं। और ये हमने जो एक, जिस तरह घर भी किसी का हो, अगर घर के अंदर आपके खर्चे ज्यादा है और आपकी आमदनी कम है, वो घर मुश्किलात में पड़ा ही रहेगा। उसमें कभी भी उस घर के अंदर आगे बढ़ने की सलाहियत नहीं होगी। हमारी जो मुल्क की सस्टेनेबिलिटी है वो एट स्टेक है। हम ऐसे चल ही नहीं सकते आगे। सेनेटर साहब, राना मकबूल साहब, जो बात आपने डॉक्टर साहबा की सुनी और जो मैंने दोबारा से किया कि जो डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब जो बात कर रहे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जनाब पैसे तो लेने पड़ते हैं क्योंकि मसाइल हैं। इसमें कोई शक नहीं, मसाइल के पहाड़ हैं और मसाइल ख़ुद भी बहुत ज़्यादा खड़े किए गए हैं। अब जो सरेंडर हुआ है स्टेट बैंक का, इसके नतायज भुगतने पड़ेंगे। ये कोई छोटा काम नहीं किया गया। किसी ने डॉक्टर कैसर बंगाली से पूछा था कि ये दुनिया में कभी ऐसे हुआ है कि जो सेंट्रल बैंक है वो किसी और के मतहत चला जाए, तो उन्होंने कहा एक दफ़ा हुआ था, ये ऑटोमन एम्पायर में सल्तनत जो उस्मानिया थी,
और ये 20s में, तो फिर जब हुकूमत को ज़रूरत पड़ी पैसों की, स्टेट बैंक ने जो है इनकार कर दिया और हुकूमत जो थी एम्पायर कोलैप्स हो गई। ये इसके ख़तरात हैं। अब मैं आपको अर्ज़ करूँ, मैं इनकी क्राफ्ट की बात कर रहा था। मैं चूँकि डील करता हूँ ये कैबिनेट कमेटी को सेनेट में, और ओगरा वाले नेपरा वाले आते हैं। ओगरा वाले के चेयरमैन से मैंने पूछा कि चेयरमैन साहब, आपने अभी 12 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया है पर लीटर, ये तो आप स्टॉक में से बेच रहे हैं, तो आपने तो इसकी पेमेंट नहीं दी कि 12 रुपये पर लीटर, तो फिर किस हिसाब से आप 12 रुपये गरीबान से चार्ज कर रहे हैं? आपको पता है इसका नेगेटिव मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है इकोनॉमी के ऊपर और अवामन नास के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है? तो मुझे कहते हैं कि जी हाँ, अगर कीमत गिरेगी तो फिर हमें पल्ले से देने पड़ेंगे। राइट। लेकिन सेनेटर साहब, डॉक्टर साहब फरमाती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में इकानमी अपलिफ्ट हुई है मौजूदा हुकूमत के अंदर, पहली बार है कि चीजें बहुत बेहतरी की तरफ। देखें, वो उनका अपना अंदाज़े फिक्र है, वो सोचें। मैं समझता हूँ अगर खुश रहने के लिए ये ख्याल को अपना लिया जाए तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। चले, बहुत शुक्रिया। उन्होंने 99 की बात की तो खत्म हो गया। जी सेनेटर साहब, आई हैव टू क्लोज दिस सर, आई हैव टू क्लोज दिस सर, बिकॉज इस चीज के अंदर मैंने एक ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक लेनी है। बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर राना मकबूल साहब, डॉक्टर सेनेटर ज़रका तैमूर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, फिर मजीद एक और इशू है उसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। और जस्टिस वजीउद्दीन के हवाले जो बयान उनका सामने आया, उसकी बाज़गश्त जारी है। एक तरफ जो है वो वज़ीर आज़म ने वज़रा को जस्टिस वजी के बयान पर रद्दमल से रोक दिया, लेकिन दूसरी तरफ वफाक के वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी कहते हैं कि इसके हवाले से कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इसी मामले के ऊपर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सैयद मोहम्मद बुखारी साहब, उनसे इसके ऊपर बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। मुझे बताइएगा ज़रा इस स्टेटमेंट और चीज़ें किस तरह की वैसे कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है? बात तो ये कि जो भी इंस्ट्रक्शंस तो हर हाल में फॉलो करनी है, ने भी एक कारकुन ने भी, तो कोई दूसरी राय नहीं है। वंस थिंग बता दिए या कह दिया उसको तो सारा लबैक कहेंगे, इसमें तो नो सेकंड ऑप्शन। तो अब आ जाते हैं इसके अंदर आपके जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने इसमें एक स्टेटमेंट दी थी रिगार्डिंग कार्रवाई करने के जो भी डेफेमेशन से रिलेटेड है, तो लॉ प्रोवाइड करता है, तो प्रोविजंस मौजूद हैं उसके अंदर। हमारे पास डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 उसके अंदर भी प्रोविजंस मौजूद हैं, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हमारा जो है CRPC जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर भी प्रोविजन मौजूद है। सेक्शन 499 भी उसके अंदर क्लियर है, उसकी पनिशमेंट और उसकी जो फेट है वो 500 में डिफाइन है, सेक्शन 500 में, तो वो तो बड़ा क्लियर है उसके अंदर। क्योंकि फवाद चौधरी साहब इस बीच में कहते हैं कि हम आर्टिकल 9 की जो है वो खिलाफ वर्जी इस पर कॉन्स्टिट्यूशनली भी ऑब्वियसली जी उन्होंने सही कहा, क्योंकि उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में ये भी कहा था कि जी हम लीगल कार्रवाई करेंगे, जिसके ऊपर कोई दो प्रोग्राम्स में पहले भी मैंने डिस्कस किया कि लीगल जब रेमेडीज़ अडॉप्ट करते हैं तो लीगल रेमेडीज़ डजंट मीन कि आप खाली एक रेमेडी अडॉप्ट करेंगे। जो भी ऑप्शन आपको अवेलेबल हैं आप उसको लीगल टर्मिनोलॉजी के अंदर आती है जो कवर अप होती है उसको आप अवेल करते हैं जी। अच्छा, जस्टिस वजी साहब अपने इस स्टेटमेंट के ऊपर डटे हुए हैं, तो ये कब तक इनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई अमल में? तो जो टाइम फ्रेमवर्क आप बात करें वो तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की जैसे एक दफ़ा आ चुकी हैं इंस्ट्रक्शंस, हमें उनसे पूछे बगैर या उनकी मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकती। जब वो कहेंगे हो जाएगी। हमारी ख्वाहिश ज़रूर है कि हम करें इसको, रीज़न बीइंग कि एक शख्स ने आफ्टर 10 साल 9 साल 11 साल बाद कोई स्टेटमेंट उठ के आ जाती है, उसकी क्या वर्थ है। उनकी स्टेटमेंट जो आई है ऑन रिकॉर्ड जो TV में उन्होंने दी है, किसके कहने पर दी है, क्या दी है, क्यों दी है, उससे डिफेम हुए हैं तो हम हुए, उसके लिए हमारे पास रेमेडीज़ मौजूद हैं जो हम अडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं। हमें सिर्फ एक सिंगल इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत है, एक डायरेक्शन की ज़रूरत है। अभी तक कोई ऐसी डायरेक्टिव देखें, ये तो ऑनरेबल मिनिस्टर साहब जो हैं फवाद चौधरी साहब वो ही इसको प्रोसीड करेंगे, फर्दर भी लॉयर भी हैं और हमारी कोऑर्डिनेशन भी है डेफिनेटली। वो उसको जब उन्होंने कहा और हमने इस पर वर्किंग की है, सारी वर्क जो भी फ्रेमवर्क है उसको हमें तैयार करके रखा हुआ है और फिर हम इसको इंशाल्लाह फॉलो करेंगे। ठीक है। अच्छा, वजूहत वैसे क्या बनी है? बड़ी क्रेडिबिलिटी मानी जाती थी जैसे खान साहब की बड़ी करीब थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ? क्योंकि उसकी रीजंस भी कुछ डिग आउट करने की वैसे कोशिश की जाएगी। देखिए, हम किस लिए डिग आउट करें, हमारे साथ थे वो चले गए छोड़ के और कोई और पार्टी उन्होंने बना लिया, डोंट नो, और आज उनकी 9 साल 10 साल बाद एक स्टेटमेंट आती है, ये खुद एक क्वेश्चन मार्क है उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर। अगर क्रेडिबिलिटी की बात मैं करूं तो क्रेडिबिलिटी अगर पाकिस्तान में किसी की
है तो वो इमरान खान साहब है, जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया हुआ है क्रेडिबल, जो जमानतदार भी कहा हुआ है, जिसको देनतदार भी कहा हुआ है, जिसको सादिक अमीन भी कहा हुआ है, तो वो तो इमरान खान साहब है सर। तो क्रेडिबल अगर कोई शख्सियत है तो वो तो फिर ऑब्वियसली इमरान खान साहब है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। किसी बंदे के कह देने से तो क्रेडिबल नहीं हो जाता। अच्छा बुखारी साहब, एक चीज़ बताइएगा, इस वक्त जो चैलेंजेस है बड़े, एक तरफ खास तौर पे अगर हम ईवीएम्स के हवाले से बात करें, इकोनॉमिक उसके ऊपर भी बात करें, और ख़ास तौर के ऊपर जो है वो जो एक विजन है अगर प्राइम मिनिस्टर का कि जी वो जो है ईवीएम्स के ऊपर जाना चाहते हैं, एट दिस मोमेंट जो चैलेंजेस हैं वो कितने हैं और किस हद तक वो चैलेंजेस, कौन से, अगर मैं कहूँ कि इस वक्त जो सुप्रीम चैलेंजेस हैं जिससे गवर्नमेंट इस वक्त निपट रही है? देखिए जी, मैं तो नहीं समझता हूँ कोई ऐसा एक्सट्रीम चैलेंज होगा जिससे गवर्नमेंट को निपटना है। चैलेंजेस आते हैं, चैलेंजेस को फेस किया जाता है और उनको एड्रेस किया जाता है, क्योंकि पाकिस्तानी हैं हम, हमारा मुल्क सिक्योरिटी है और इसकी सुपरमेसी, इसकी लेगेसी, इसकी जो भी चीज़ें मजबूत करने के लिए वो हमारी प्रायोरिटी है और हम उस पर कर रहे हैं। चैलेंजेस, ये चैलेंजेस नहीं होते कि ईवीएम मशीन का हो गया, एक एक्ट पास हो गया, एक लॉ हो गया, प्रोसीजर वर्क हुआ, लीगल वर्क हुआ और उस लीगल वर्क को फॉलो करना है, अडॉप्ट करना है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स बैठी हुई हैं इंटरप्रिटेशंस के लिए। एक बिल आया 33, 32, 33 बिल आपके एक्ट पास हो गए, तो उनकी वर्थ है अपनी। ये नहीं है कि इनके क्या देने से कि नहीं होगा तो नहीं होगा, यूं तो नहीं होता ना। आपने डिसमेंटल करने के लिए भी कोई लीगल फ्रेमवर्क, लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। गालिब साहब, दो मैं चीज़ों का तस्करा करना चाहूँगा कि गुज़िश्ता दिनों 2 हमले हुए खान साहब की ज़ात के ऊपर, जो कि इस वक्त आपने उसको क्लैरिफाई कर दिया, क्लियर कर दिया। दूसरा, फॉर्मर चेयरमैन FBR शब्बर जैदी साहब की तरफ से, मैं चाहूँगा कि उसके ऊपर भी आप कमेंट कीजिएगा कि गो कि वो कहते हैं कि उनके स्टेटमेंट को सियाक़ व सबाक़ से हट कर पेश किया गया, लेकिन जो कुछ भी कहा गया वो बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है इकानमी के लिए। देखें, एक्चुअली बात यह है कि शब्बर जैदी साहब ने खुद उसको आके निगेट कर दिया। वंस किसी की स्टेटमेंट किसी के साथ लगा के बयान कर दी जाती है और बंदा खुद आके मीडिया पे उसको निगेट कर देता है, तो मीनिंग बाय इट हैज़ डाई इट्स ओन एंड नेचुरल डेथ। उसकी ज़रूरत नहीं कि उस पर हम कमेंट्स करें। अदरवाइज़ हमारे मिनिस्टर फैसल वाडा साहब ने बड़ा अच्छा उस पर कमेंट भी कर दिया उसको। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि एक बंदा जब अपनी बात जो उनके मंसूब की गई है वो उस बात के ऊपर कहते हैं कि मैंने ये मतलब ही नहीं, मैंने ये कही, तो उसको दैट इज़ नॉट अ डिबेटेबल थिंग। इनफैक्ट अगर मेरी पर्सनली ओपिनियन आप देखते हैं, क्योंकि चीज़ वो होती है जिसको कोई बात करता है और स्टैंड करता है, फिर मैं उसका रिबटल में कुछ कहूँ तो कोई लॉजिक भी होती है कोई बात। लेकिन एक बंदा कहता है मेरी बात ही ये नहीं है, मेरे जो बात की उसे आपको उस बात से हट के उसको लगाया गया, तो ऐसी बात को तो फिर जवाब देने का मकसद कोई नहीं। ठीक है, यानी कि कोई इस तरह की कोई लीगल एक्शन कुछ देखें, उन्होंने जो बात की उस बात पे खड़े नहीं हुए। वो कहते ही नहीं। अगर उन्होंने कहा भी है ऐसी चीज़, तो वो तो नहीं कह रहे हैं कि ये मैंने कुछ कहा है या ऐसी कोई चीज़ ऑन रिकॉर्ड आ रही है कि मेरा मकसद ये था, मेरा मकसद ये था। उन्होंने आके प्रॉपरली उसको इंटरप्रिटेट किया, उनकी इंटरप्रिटेशन आई है इसके अंदर कि जी मेरा मतलब ये नहीं है, जो कि बयान मेरा जिस तरह शहबाज अली साहब खुद, यानी आप कह रहे हैं कि इसकी कोई ऑब्वियसली देखें ना, आपने ही मुझे कहा अभी कि क्योंकि खुद वो कर चुके हैं, तो डिनाइल आ गया। तो जब डिनाइल आ जाता है तो वंस अ डिनाइल इज अ डिनाइल। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सैयद मोहम्मद अली बुखारी साहब फॉर बीइंग विद मी एंड डिस्कसिंग दिस मैटर्स विद मी। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त हमारा यहीं पर ख़त्म हुआ। फरीद रईस को इजाज़त दीजिए।